आई हैव अ वंडरफुल पर्सन मेरे साथ, बहुत काबिले एहतराम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर्स की कोई सरहद नहीं होती। डॉक्टर्स का मतलब किसी एक मज़हब के साथ नहीं होते। जब उनके पास कोई शख्स इलाज के लिए आया तो वो हर शख्स का इलाज करते हैं। और फिर बड़े बूढ़ों की कहावत है ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि बाज़ औक़ात एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं कि इंसान बीमारी के बीच में जा पड़े और फिर दवाइयाँ खाना शुरू कर दे। मेरे साथ हैं डॉक्टर हरप्रीत बजाज, जो बुनियादी तौर पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। और अगर हम एंडोक्राइंस के सिस्टम का बात करते हैं तो ज़िक्र आता है डायबिटीज़ का, और हमारे 2 हार्मोन्स ही हैं जो डायरेक्ट खून में जाते हैं और इनका ताल्लुक़ बराह रास्त मेरी और आपकी सेहत के साथ या हमारी डायबिटीज़ के साथ है। और कहा जाता है कि साउथ एशियन में सबसे ज़्यादा तादाद जो है ना वो साउथ एशियंस की है जो डायबिटीज़ का शिकार है। एंड डायबिटीज़ के बारे में मदर ऑफ ऑल सिकनेसेस कहा जाता है। डॉक्टर बजाज भी अपनी उसी कोशिश में, यानी प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, लोगों को तरबियत भी देते हैं, तालीम भी देते हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन लोगों के जिनके ज़रिए हमारी आपसे मुलाकात हुई। सैंटियागो वो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन साइंटिफिक मीटिंग में हैं डॉक्टर बजाज। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हो डॉक्टर साहब, आपसे बात करना मेरी खुशबख्ती। डॉक्टर साहब, आप के बारे में मुझे पता चला है कि एन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज क्लिनिकल एंड रिसर्च के साथ रिसर्चर डॉक्टर बजाज सैन डिएगो में हैं आज, जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन साइंटिफिक मीटिंग में मौजूद हैं। तो आज आपका हमें टाइम मिल गया, हमें बताइएगा कि लोगों को जिनको भी डायबिटीज़ नहीं हुई उनको क्या करना चाहिए कि उनको शुगर ना हो, और अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ज़रूर। एहतियात जैसे आपने कहा है, पहले भी और बाद में भी। तो ऐसा नहीं होता कि कोई शुगर की या डायबिटीज़ की कोई ख़ास उसकी डाइट होती है या खाने उसके हिसाब से खाने होते हैं, बल्कि सबको ही, हम जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, हमें भी एहतियात करना ज़रूरी होता है, उसी तरह से जैसे डायबिटीज़ के लोगों को एहतियात करना ज़रूरी होता है। इसलिए ताकि हम जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो डायबिटीज़ के खतरे से बच सके। तो क्या खाने ऐसे खाएं जो कि डायबिटीज़ ना हो, या फिर जिनको डायबिटीज़ है उनको क्या एहतियात करना चाहिए कि एक तो अनाज कम खाना चाहिए। तो रोटी हो गई, चावल हो गए, तो हम उसे एक रोटी, जो तवे वाली रोटी, फुल्का जिसे हम कहते हैं, तो वो खाएं। या फिर थोड़े से चावल, मतलब कि अगर एक डिनर प्लेट में अगर हम चावल खा रहे हैं तो पूरी डिनर प्लेट नहीं भरनी है, सिर्फ 1/4, 1/4 ऑफ द प्लेट शुड बी राइस। चावल जो है उससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि भूखे रहना है, यही कह रहा हूँ कि अनाज कम खाना है। तो बाकी प्लेट में हम जो चिकन हो गया और फिश हो गई, जो अच्छे मीट होते हैं, या फिर दालें हो गई, या सब्जियां हो गई, सैलड हो गया, दही हो गई, मतलब ये सब कुछ एक्स्ट्रा प्लेट में डालें, डबल डाल लें, और अनाज को कम करें, ताकि उससे पेट भी भरता है, अपना भूख भी कम होती है, और उससे फिर डायबिटीज़ जिनको नहीं है वो बच सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं, और जिनको डायबिटीज़ है उनकी शुगर ज़्यादा बढ़ेगी भी। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा कि हमें लाइफस्टाइल अपना ऐसा रखना चाहिए और खाने की तरफ रग़बत कम रखनी चाहिए और अनाज की तरफ से, मगर आपने कहा कि गोश्त डाल लें। इसका मतलब है कि प्रोटीन्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम होना चाहिए और प्रोटीन्स का इस्तेमाल कंपैरेटिवली ज़्यादा होना चाहिए। इज़ दैट राइट? बिल्कुल जी, एग्जैक्टली राइट। एंड जैसे आपने कहा है कि जो गोश्त है, चिकन है, फिश है, वो बेहतर गोश्त होते हैं। उससे जो एक तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है और शुगर भी नहीं बढ़ती है, तो वो हम ज़्यादा खा सकते हैं। और दालें ज़्यादा खा सकते हैं, दालों में भी प्रोटीन होता है। दालें अगर हम 2 कटोरी भी खा लेंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी, और उससे बल्कि ताकत भी ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करके
और बाकी भी आउटसाइड ऑफ मील्स की बात करें, हम कह रहे हैं कि लंच और डिनर में ये कर सकते हैं, पर अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें और स्नैक्स की बात करें तो उसमें भी हम कोशिश करें कि फ्रूट या नट्स हों स्नैक में। नट्स में बादाम, अखरोट खाएं और फ्रूट में एप्पल, बेरीज खाएं, तो ये चीज़ें बेहतर रहती हैं। कोई और जो स्नैक्स होते हैं, समोसे और तली हुई चीज़ें और या फिर जो पैक्ड स्नैक्स आते हैं जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ें मतलब इस्तेमाल नहीं करें, अवॉइड करें। एक बात और जो नटशेल में डॉक्टर साहब ने कही कि आप ऐसी कोई भी प्रिजर्वेटिव फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हों, यानी ताज़ा सब्जियों का, ताज़ा फलों का, ताज़ा चीज़ का इस्तेमाल करें, और ये जो जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं या जिनमें हाई ऑयल्स इस्तेमाल की जाते हैं, तली हुई चीज़ें, उनका इस्तेमाल आप कम अज़ कम करें। नट्स, अब मैं तो डॉक्टर साहब ज़िंदगी को देख के मैं तो खुद ही नट्स हो गई हूँ। मुझे ये बताइएगा कि कितने बादाम खाने चाहिए रोज़ के? जी देखिए, ऐसे लोग काफी कहते हैं कि गिन के खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गिन के ही खाने हैं। जितने आपको एक मुट्ठी में अगर बादाम आ रहे हैं उतने ही खा सकते हैं एक दिन में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बादाम में देखो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। काजू में थोड़ा सा बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो वो आप कम खाएं, 4-5 खाएं अगर खा रहे हैं। बादाम, अखरोट गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो मुट्ठी भर के खा सकते हैं। तो इसका मकसद है कि कैश्यू का इस्तेमाल कम करें आप, बादाम का। डॉक्टर साहब, आई हैव अ वंडरफुल पर्सन सिटिंग हियर विच इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक जंग ग्रुप है, जियो टेलीविज़न है, इंडिया का बड़ा मदा है जी सर, उसके जनाब अजीम मियाँ साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी मियाँ साहब, आप डॉक्टर साहब की मैंने बातें सारी बड़े दिलचस्पी के साथ सुनी हैं। जी डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक चीज का इलाज नहीं बताया। वो क्या है? और वो है खाने का लालच। ये जो हम सब में पाया जाता है, तो डॉक्टर साहब अगर उसका कोई हो, ये जो क्वांटिटी का आप कंट्रोल बता रहे हैं, चस्के के मजे में तो लोग सारे ही आ जाते हैं, तो उसका अगर कोई इलाज हो तो बताएं। लेकिन वाकई बात ये है कि ये साउथ एशियंस में जो है वो इतना लेवल क्यों हाई है? उसकी वजह खुराक है, माहौल है, रिवायत है, या ये कोई मतलब कि जेनेटिक मतलब कोई प्रॉब्लम है? उनके यहाँ विटामिन डी की कमी और शुगर की ज्यादती क्यों पाई जाती है? हाँ, सब चीजों का कॉम्बिनेशन है कि एक तो एनवायरनमेंट हमारे ऐसे हो गए हैं कि हम चलना फिरना बंद कर दिया है, हर जगह कार में जाते हैं, बैठते हैं, और दूसरा कि जेनेटिक्स भी कुछ हमारे ऐसे साउथ एशियंस के कि इतनी कैलोरीज जो खाने में आती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और तीसरा जो खाने हैं वो भी बहुत ज्यादा हो गए, नान हो गए और समोसे हो गए और फिर बेगल हो गए, फास्ट फूड हो गए, तो इन चीजों का इस्तेमाल भी हम यहाँ पे ज्यादा करते हैं। तो इस सिलसिले में ही मेरे ख्याल से जो हम कहें साउथ एशियंस में जो डायबिटीज है, अगर अडल्ट्स की बात करें तो 6 या 7 में से 1 को अडल्ट को डायबिटीज कही जाती है, और कनाडा में अगर देखें तो 10 में से 1 है, तो काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल के करीब साउथ एशियंस में डायबिटीज पाई जाती है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि डायबिटीज इज मदर ऑफ ऑल सिकनेसेस, साइलेंट हार्ट अटैक की वजह बनती है, इसके बारे में कुछ इलैबोरेट करेंगे? जी बिल्कुल। तो डायबिटीज की बीमारी जो है साइलेंट कही जाती है क्योंकि उससे ये नहीं होता कि दर्द हो रही है या हेडेक हो रहा है या पता ही नहीं लगता, परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, तो इसलिए टेस्ट करने से ही पता लगता है। तो इसलिए एक तो ये जरूरी है कि साल के साल हम सब लोग स्पेशली जब 30 साल से ऊपर हो जाता है तब टेस्ट कराएं जरूर। हर साल शुगर के टेस्ट होने चाहिए अगर नहीं है डायबिटीज, और अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो और भी जल्दी, बल्कि 30 साल से भी पहले करा लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं। डायबिटीज जो है पता भी नहीं लगता है और शुगर हाई रहती है, तो वो हाई शुगर जो है हल्के जहर की तरह अपने हार्ट को, स्ट्रोक के रिस्क को, किडनी फेलियर के रिस्क को, इन चीज़ों को बहुत बढ़ा देती है। डॉक्टर साहब, जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं शुगर की, तो उन लोगों को ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है या कि वो कुछ चोरी से मीठा खा लें?
वो चोरी तो करते हैं। क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए तो वो मेडिसिन ले रहे हैं ना। जी, गुड क्वेश्चन। तो क्या है कि डायबिटीज की बीमारी, एक और प्रॉब्लम डायबिटीज की बीमारी के साथ यह है कि साइलेंट तो है ही है, बट प्रोग्रेसिव भी है। प्रोग्रेसिव का मतलब कि टाइम जैसे जैसे बीतता है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, तो शुगर की बीमारी जो है और ज्यादा बिगड़ती है टाइम के साथ में। और अगर हम ज्यादा परहेज ना रखें, एहतियात ना रखें, और अगर हम जैसे कहते हैं ना चोरी या चीटिंग अगर रोजाना ही करते रहें, तो जी। फिर जल्दी और जल्दी बिगड़ जाती है इससे। तो फिर अभी अगर हम 2 गोलियां ले रहे हैं तो फिर 4 हो जाती हैं, फिर 6 हो जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है टाइम के साथ में। सही। डॉक्टर साहब, क्या रिकमेंड करेंगे एक साउथ एशियन को कि अपने बच्चों को कैसे रेज करें, कि बच्चों में अगर जेनेटिकली भी ट्रांसफर्ड है या जो लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, तो बच्चों में ये बीमारी उस तरह से ना हो? जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फास्ट फूड से उन्हें परहेज रखें। तो फास्ट फूड जो हैं उसमें सब बेगल, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज, चिप्स, ये सब, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं वो उनसे बिल्कुल एहतियात रखें। बच्चों को ज़रूरी है। और शुरू से ही हम जैसे बच्चों को आदतें डालेंगे वैसे ही वो सारी उम्र रहेंगे होपफुली। जैसे बच्चे स्कूल में सीखेंगे वैसे भी रहेंगे। तो उनको शुरू से अगर हम दालें, सब्जियां ये खाने की आदत डालने की कोशिश करेंगे तो वो होपफुली सारी उम्र बरकरार रहेंगी वैसी आदतें। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो मेडिसिन इसके लिए दी जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियां और वो इंसुलिन वगैरह, क्या इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं नेगेटिव? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो ये जो जिन लोगों को ये तकलीफ़ होती है, इसका कोई अभी तक इलाज जो है मेडिकल साइंस तलाश कर सकी है, या सिर्फ इसका ये प्रिवेंशन का और कंट्रोल ही जो है वही इसका हल है, इससे ज़्यादा कोई हल अभी तक साइंस तलाश नहीं कर सकी? जी बिल्कुल। तो क्योर तो नहीं आया है। एक बारी डायबिटीज हो जाती है शुरू, तो मतलब उसके बाद बिगड़ती है टाइम के साथ। ऐसा कोई इलाज नहीं आया है जिससे कि ख़त्म कर सके, पर मेडिकल साइंस ने काफ़ी एडवांसमेंट करी है, तरक्की करी है। और उसमें अगर हम बात करें, पहले जो दवाइयाँ होती थी 2000 से पहले, 1990-80 में, कि उस टाइम में जो होती थी उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते थे। जैसे कि कुछ लो शुगर हो जाना, कि शुगर जो नॉर्मल से भी कम हो जाना, बेहोश हो जाना उसकी वजह से, ऐसे साइड इफेक्ट होते थे। तो अब जो नई दवाइयाँ हैं उनके ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, और बल्कि उनके साइड बेनिफिट्स हैं। साइड बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे आपने एक सवाल पूछा था अभी कि हम अपनी तलब को या अपनी भूख को या जो मन करता है अपना खाने को, उसको कैसे कम करें। तो कुछ ऐसी शुगर की दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाइयाँ हैं जिससे ना सिर्फ शुगर कम होती है बल्कि भूख भी कम होती है, और जो क्रेविंग एक तरह से कह दें वो भी कम होती हैं। खाने की क्रेविंग्स जो हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो ऐसी भी दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में जिससे ये साइड बेनिफिट होता है। उससे फिर वेट लॉस होता है। और इन दवाइयों से ना सिर्फ इतना ही होता है बल्कि उन्होंने जैसे कहा कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है डायबिटीज से, तो डायबिटीज के जो हार्ट अटैक होते हैं और स्ट्रोक होते हैं वो भी कम हो जाते हैं इन दवाइयों से। ऐसी रिसर्च आई है। तो बहुत तरक्की करी है, एडवांसमेंट करी है मेडिसिन। डॉक्टर साहब, बड़ा बदतमीज़ सवाल करने लगी हूँ। सिगरेट के ऊपर तो इन्होंने लिख के रख दिया कि भाई स्मोकिंग मत करो, इंजरियस फॉर हेल्थ, मगर ये जो कोका कोला इतना बिक रहा होता है जिसमें 38 चम्मच चीनी होती है, उसके ऊपर आपने लिख के लगाया नहीं है कि इट इज़ टेकिंग यू टू अ सिकनेस जो आपको ज़िंदा भी रखेगी और आपको बाकी सिसक के मरवाएगी, बिकॉज इट damages your kidneys, it damages your heart and it damages your memory. आप अगर फ़ास्ट फूड की बात करते हैं तो जो फ़ास्ट फूड के बीच में जहाँ चीनी का इस्तेमाल है और जो तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, जो चीज़ दी जाती है, वाई डोंट दे राइट इट डाउन? लोगों की नज़र खोलने के लिए उन पे क्यों नहीं लिख के लगाया जाता कि अगर शुगर हो गई ना तो तुम्हारी ज़िंदगी आगे कैसे सिसक के गुजरेगी? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। एंड आई कम्प्लीटली एग्री। एक्चुअली कोई बदतमीज नहीं है, बिल्कुल आई एग्री, ऐसा होना चाहिए। आप अगर सिगरेट की बात करें तो 40-50 साल पहले
सिगरेट से भी नहीं होता था, ऐसा लिखा हुआ। तो होपफुली अगर आप we have to wait 40 more days years. नहीं, आई होप नॉट, बट अगर मीडिया और आप आवाज उठाएंगे, आप आपके मीडिया जैसे और लोग भी आवाज उठाएंगे। और देखिए अभी WHO की और एक लैंसेट में पेपर आया है जो कि कह रहे हैं कि अभी तो अबाउट 500 million पीपल जिनको डायबिटीज है वर्ल्ड में, है ना। अगर 2050 तक अगर ऐसे ही रहा सिलसिला तो 1.3 बिलियन पे पहुंच जाएंगे, मतलब डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे अगले 27 सालों में। तो वही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सिगरेट, तब उस टाइम सिगरेट कंपनीज जो है वो अपनी पिच करती थी और अपने इन्फ्लुएंस करती थी पॉलिटिशियंस को और पॉलिसी मेकर्स को। तो वही यहाँ पे फूड इंडस्ट्री कर रही है अभी, पर बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं कि उनको अगर हम हेल्थ केयर की बात करेंगे तो हेल्थ केयर का भी बजट बढ़ेगा, एंड आई थिंक दैट विल बी द रीजन कि वो पॉलिसीज फिर चेंज होंगी। ऐसे जो वार्निंग साइंस है आप और जगह भी देखेंगे। शुगर के लिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, कोका कोला जैसे, तो कुछ मैक्सिको में, कैलिफोर्निया में कुछ जगह पे शुगर टैक्स शुरू किया उन्होंने कि एक्स्ट्रा 30% टैक्स लगा दिया शुगर ड्रिंक्स पे। तो उससे भी देखा गया है कि एक्स्ट्रा टैक्स लगने की वजह से, महंगी होने की वजह से और एजुकेशन की वजह से, क्योंकि टैक्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, मतलब बीमार ज्यादा लोग हो रहे हैं, तो इसलिए वो लोग फिर कम इस्तेमाल कर रहे हैं जब टैक्स बढ़ता है। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल मैं भी चाह रहा हूँ, आप पहले कर चल रहने कोई नहीं। डॉक्टर साहब ये चूंकि आप जनूबी एशिया, साउथ एशिया से हैं, तो ये बताइए कि एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तिब्बे यूनानी, ये इनका चूंकि कोई मतलब है कि मेडिकल रिसर्च जो है वो इंडोर्स नहीं कर सकी है, लेकिन क्या वाकई इनके पास भी डायबिटीज़ का कोई ऐसा इलाज है कि जिसका ये दावा किया जाता है, या इनकी जो जड़ी बूटियां हैं, कभी उस पर भी मेडिकल साइंस ने कोशिश की है उसको आजमाने की? जी ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे साउथ एशियंस में काफी ये चर्चा होती है और लोग इस्तेमाल भी करते हैं। सो द रीजन कि गवर्नमेंट नहीं कवर्ड करती है या एंडोर्स करती है या फार्मेसी में ऐसी चीजें नहीं दिखते, क्योंकि उनमें स्टडीज बहुत ही कम होती हैं। और बल्कि डायबिटीज कनाडा, जिनके साथ मैं वॉलंटियर करता हूँ, मैं उनके जो गाइडलाइंस है जो कनाडा वाइड इस्तेमाल होती हैं उनका चेयरमैन हूँ। तो देयर इज अ चैप्टर उसमें हर्बल मेडिकेशंस का, देसी दवाइयों का, है ना। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उस चैप्टर में हमने जो अभी तक स्टडीज हुई है वो सब देखी है, और उसमें पाया गया कि उसमें कुछ शुगर कंट्रोल या हार्ट की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर, ऐसे कुछ अगर हम स्टडी करें तो ऐसा नहीं पाया गया है कि उससे शुगर कंट्रोल हो सकती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। एक तो अगर हम करेले की बात कर लें, मेथे की बात करें, क्या डोज देंगे, कितना लेंगे, कुछ पता थोड़ी होता है कि कितनी जड़ी बूटी लेनी है। और उसमें फिर कंटामिनेशन भी बहुत होती है। अगर हम देसी दवाइयाँ जो आती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आती हैं, काफी दवाइयों में पाया गया कि लेड या हैवी मेटल्स जो होते हैं जो कि किडनी फेल कर सकते हैं, तो ऐसी चीजें ज्यादा पाई गई हैं एज कंटामिनेंट ऑल्सो। तो मेरा मशवरा ये है कि जो चीज़ें अप्रूव्ड हैं उनका ही इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बजाज और माजिद भाई। और मैंने कहा आदमियों के दिमाग हमेशा किसी जगह इकट्ठे होते हैं। अजीम भाई को और माजिद भाई का दिमाग मिल गया। डॉक्टर बजाज, हरप्रीत बजाज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। हाउ टू कीप माय एंडोक्राइन सिस्टम हेल्थी? जी, एक्सरसाइज करें, डाइट करें। अगर किसी को डायबिटीज है तो दवाइयाँ लें, पर उससे पहले एहतियात करें। मैं एडवांसमेंट्स की बात कर रहा था डायबिटीज में। एक और भी एडवांसमेंट होने जा रही है अगले साल तक। अभी तक जो इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन एक दवाई है जो कि काफी डायबिटीज के मरीज लेते हैं। तो इस इंसुलिन का इस्तेमाल या तो रोजाना होता है या दिन में 2 दफा लगाना होता है इंसुलिन का इंजेक्शन जो है। और ऑफ कोर्स इतने इंजेक्शन लगाने में, सुइयां खुबोने में लोग कतराते हैं।
तो इसकी पैच आ गई? नहीं, उसकी जगह में एक वंस वीकली इंसुलिन आ जाएगा। वो भी नहीं आया, कहीं भी वर्ल्ड में नहीं आया, बट वंस अ वीक, जो कि हफ्ते में एक दफा लगाना होगा, ऐसा इंसुलिन अभी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो आप बता रहे हैं कैलिफोर्निया में हो रही है, तो उसमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए कि वंस अ डे की जगह वंस वीकली लगाए तो शुगर उससे भी बरकरार बेहतर रहती है। आप पैच भी तो लगवा सकते हैं ना, इंसुलिन पैचेस, इज दैट? सो अगर आप पंप की बात कर रहे हैं, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इंसुलिन पंप जो होते हैं, और वो कवर्ड भी नहीं होते और काफी महंगे हैं। अराउंड $6,000 to $7,000 का खर्चा है, और वो टाइप 1 डायबिटीज के लिए रेकमेंडेड होते हैं, जो कि ना बच्चों में होती है, और बच्चों के लिए वो रेकमेंडेड होते हैं टाइप 1 के लिए। तो और वो तो कंप्यूटर की तरह होता है बेसिकली, उसमें आप काउंट करेंगे कि कितनी कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हैं, और वो एंटर करेंगे, उसके हिसाब से वो इंसुलिन दे देंगे। तो जनरल टाइप 2 डायबिटीज के लिए कनाडा में कवरेज नहीं है एक तो, और उसका इस्तेमाल होता नहीं है। लेकिन इंसुलिन जो वंस वीकली होएगा, हफ्ते में एक दफा लगाना होएगा, तो अगर आप सोचें कि अगर 365 डेज होते हैं साल में, और साल में 365 इंजेक्शन की जगह अगर हमें 52 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे हफ्ते के हफ्ते, तो काफी कम हो जाएंगे जो लोगों पे बर्डन होता है इंजेक्शन का। डॉक्टर साहब, एक अगर इजाज़त हो तो मुख्तसर से सवाल है। एक तो ये कि ये टाइप 1 टाइप 2 ये आम आदमी जो है, आम पेशेंट जो है, इसको ये कैसे क्लासिफाई करें? नंबर 2 ये कि आपको इल्म है कि वो अपना शुगर को मेजर करने के लिए बाकायदा एक डिवाइस जो होती है मेटल के साथ, वो आपको लगा देते हैं, तो उससे जो है ना यू कैन रीड the levels you know from your iPhone। लेकिन क्या वो जो मेटल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जब इंसर्ट होता है, तो डज इट हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स और पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स? जी, बहुत अच्छे सवाल है। तो पहले तो टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बच्चों में होती है, जनरली टीनेजर्स में पाई जाती है, देखी जाती है, शुरू होती है। तो और उनमें क्या होता है कि इंसुलिन एकदम बॉडी में बनना जीरो हो जाता है, बंद हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत से ही उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने जरूरी हो जाते हैं, या फिर इंसुलिन की पंप जो हम बात कर रहे थे अभी, वो शुरू करना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। जो हम बात करते हैं नॉर्मली एडल्ट्स में जो डायबिटीज होती है, जो मोटापे से ताल्लुक है जिसका, वो जो है टाइप 2 डायबिटीज है। उसमें गोलियां पहले दी जाती हैं, या फिर और दवाइयां इंसुलिन के अलावा दी जाती हैं, और अगर जरूरत पड़े तो इंसुलिन शुरू करना होता है। तो ऐसा नहीं कि बॉडी में इंसुलिन बनना जीरो हो जाता है, टाइप 1 की तरह नहीं होता है। तो कुछ इंसुलिन बन रहा होता है, पर मोटापे की वजह से उतना इफेक्ट नहीं कर पाता है इंसुलिन, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए गोलियों से या फिर इंसुलिन के अलावा दवाइयों से इंसुलिन जो बॉडी में बन रहा होता है उसको हम बेहतर रख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल एक और एडवांसमेंट जो आपने बताई है कि ग्लूकोज मीटर, हम इंसुलिन की बात कर रहे थे, इंजेक्शन और सुई लगाने की बात कर रहे थे। एक और जो इजाद है, जो तरक्की है, वो ये है कि आपको उंगली में खून निकाल के शुगर टेस्ट करने की बजाय ये सेंसर लग जाते हैं, पैच लग जाते हैं, चिपक जाते हैं सिर्फ स्किन के ऊपर, और ऐसा नहीं होता कि स्किन के अंदर चले जाते हैं, कोई मेटल चले जाता है। जस्ट लाइक अ पैच, एक टूनी होता है ना, जो $2 का जो कॉइन होता है, उसकी तरह से एक छोटा सा सेंसर है, वो स्किन पे लगाएं, 2 हफ्ते लगा रहता है, और 2 हफ्ते वो पूरी शुगर पूरे दिन की रात की आपको बताता रहता है, आपके फोन पे ही बताता रहता है। तो उसमें शुगर फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, लो शुगर होती है या हाई शुगर होती है, तो उसमें अलार्म भी बजता है, अपने आप ही अलार्म बजने लग जाता है कि लो हो गई है। तो वो भी काफी फायदेमंद चीज है कि लोग उससे इस्तेमाल करें, तो लो शुगर से भी बचा जा सकता है। एंड कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ ग्लूकोज टेस्ट ही कर रहे हैं, तो कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे डॉक्टर साहब चीते किस्म के शुगर के पेशेंट्स को जानती हूँ जिनका यही डिवाइस लगी हुई है, तो वो रात को जब शुगर कम होती है तो आला बोलना शुरू कर देता है। तो वो खातून क्या करती हैं कि बिस्तर के मैट्रेस के नीचे छुपा देती हैं उसको, कि ये सारी रात बोलता रहता है, मेरा सिर बड़ा खांदा है।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇ ਨਾ ਜਾਂ ਘਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। बहुत ਤੇ शुक्रिया। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੂਈਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੂਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਈਡੀਆ? That's a good one. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, but that's a very good idea. But once a week injection ਦੇ ਨਾਲ hopefully ਸੂਈਆਂ ਘੱਟ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। नहीं नहीं, इश्क ते अपनी इंतहा ते होना चाहिए ना, सानू ते हर लम्हे सुई चुभनी चाहिए है इश्क दी, मिराज ही है वे। ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਦੁਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत शुक्रिया। ਹਾਂਜੀ थैंक यू सो मच। डॉक्टर हरप्रीत बजाज एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड ये हेल्थ केयर ब्रैम्पटन में, और इसके साथ आप डायबिटीज़ के आजकल एक रिसर्चर हैं और आजकल एक प्रेजेंटेशन में अमेरिका में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।